नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुणमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शाकाचार अपना चल रहा था और इसके अंतर्गत 3 अधिकार अपने हुए थे और उसमें तीसरे अधिकार के बाद में जो परिशिष्ट दिया है उस परिशिष्ट में 27 शक्तियों के नाम दिए हैं, तो उनको आधार बना के थोड़ी सी चर्चा हमने कुछ दिनों से 47 शक्तियों की है। वो चर्चा कल अपनी पूरी हो गई है। आज उसमें से हमको कुछ थोड़ा लाभ और सामान्य विशेष शक्तियां कौन सी हैं वो अपने को उसमें देखना है। बोलिए ये दीदी। जो आप सामान्य और विशेष शक्तियां हैं, तो उसमें जो पद्यानुवाद में जैसे जो नाम उल्लेख हुआ है, या तो मतलब आत्मा या जीव का, जैसे जो, तो वो फिर वो सामान्य शक्ति में आएगा कि विशेष शक्ति में? जैसे बहुत। पद्यानुवाद के आधार पे नहीं ले रहे अपन, जो मूल अमृत चंद्राचार्य ने जो अर्थ दिया है उसके आधार पे उनको ले रहे हैं सामान्य विशेष रूप से। पद्यानुवाद तो आत्मा की मुख्यता से ही किया गया है, तो पद्यानुवाद के आधार पे उनको नहीं लेंगे। सामान्य विशेष का जो विभाजन करेंगे तो जो अमृत चंद्राचार्य की जो लाइन अपन पढ़ते थे ना, उसमें जो भाव दिया है उस आधार पे ही उसको सामान्य है या विशेष है वो देखेंगे। ठीक है, एक एक शक्ति का करेंगे तो मतलब अपने को एक दिन में पूरा नहीं होगा, फिर एक एक शक्ति के हिसाब से सोचेंगे तो शुरू की जैसे एक साथ अपन ले लेते हैं। शुरू की 4-5 शक्तियां कौन बताएंगे? शुरू की 5 शक्तियां बोलिए सुमन जी। जीवत्व, चिति, दृष्टि, ज्ञान और सुख शक्ति ये सिर्फ जीव में ही होती है। जीव के गुण है, विशेषता है, उसका असाधारण गुण है, तो इनको विशेष शक्ति कहेंगे जीव की। बढ़िया, थोड़ा इनका स्वरूप बता सकते हैं एक एक लाइन में? जीवत्व शक्ति का क्या मतलब? चिति, दृष्टि। जीवत्व से जीव सदा जीता है, था रहेगा। चैतन्य उसका गुण है, लक्षण है, चेतनता उसमें होती है जीव में। और विशेष शक्ति वो ज्ञान और उपयोगमयी है, उसकी जो चेतना है ज्ञान और दर्शन के साथ है। और ज्ञान शक्ति, ज्ञान उसका गुण है, ज्ञान से। दृष्टि शक्ति का मतलब है सब वस्तुओं को सामान्य अवलोकन करना। हाँ, हाँ, दृष्टि शक्ति। हाँ। और ज्ञान है विशेष जानता है, विशेष से सामान्य और ज्ञान से विशेष रूप से जानता है। और इन सारी शक्तियों को मतलब जो उसमें वीर्य है, ये सब समेटने की, अपने में रखने की वीर्य, तो उसको। वीर्य वीर्य नहीं लिया, अभी 5 शक्तियों की बात है। अच्छा, और सुख शक्ति। विशेष शक्ति में हाँ, सुख शक्ति। की बात चल रही है। हाँ, सुख शक्ति का लक्षण है अनाकुल। अनाकुलता लक्षण वाली सुख शक्ति। तभी अपन याद रखें कि जीवत शक्ति वो जीव का जीवन है, जिससे जीव जीता है। चैतन्य भाव को धारण करना वो जीवत्व शक्ति है। और जीव जड़ रूप नहीं होता, वो चिति शक्ति है। सामान्य अवलोकन करता है वो दृष्टि शक्ति है। विशेष अवलोकन करता है वो ज्ञान शक्ति है। और अनाकुलत्व रूप रहना ये सुख शक्ति है। तो ये सब जीव के विशेष गुण हैं, इसलिए ये सब विशेष शक्तियों के अंतर्गत आएंगे। सामान्य और विशेष का अर्थ पता है आप लोगों को? जो गुण धर्म शक्तियां सब द्रव्यों में पाई जाए वो कहलाती है सामान्य। और जो गुण धर्म शक्तियां सब द्रव्य में नहीं पाई जाए, किसी एक ही द्रव्य में पाई जाए, तो वो कहलाती है
विशेष, यानी जो एक अकेले में पाई जाए वो विशेष, और एक से ज्यादा में पाई जा रही है, सब में पाई जा रही है, तो वो कहलाती है सामान्य, कॉमन। तो ये हम देख रहे हैं। तो ये जो शुरू की 5 शक्तियां हैं, जीवत्व, चिति, दृष्टि, ज्ञान, सुख, ये जीव में ही पाई जाती हैं। जीव के अलावा किसी भी द्रव्य में देखेंगे, देखने जाएंगे तो ये शक्तियां उसमें अन्य द्रव्यों में नहीं मिलेंगी, इसलिए विशेष शक्तियां हैं। आगे, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति। बोलिए पूर्णिमा। वीर शक्ति के कारण सब मतलब अपने स्वरूप रचना करने की सामर्थ्य रूप वीर शक्ति है। ये विशेष शक्ति नहीं है, सामान्य शक्ति है, क्योंकि वीर्य सभी द्रव्यों में पाया जाता है। और फिर प्रभुत्व शक्ति, तो इसका प्रताप न हो खंड, इसकी प्रभुता अपने आप में महत्वपूर्णता है, मतलब प्रभुता है, प्रभु है अपना स्वयं के, स्वयं अनंत गुणों का प्रभु, कोई जिनहीन नहीं है, स्वयं में प्रभुता है। और ये भी बताएं प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वरूप से प्रभु है, अपने अपने गुणों के साथ में, तो ये भी सामान्य शक्ति में चली जाएगी। विभुत्व शक्ति भी सामान्य में चली जाएगी, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है और एक द्रव्य का रूप अन्य द्रव्य में पाया जाता है, पर द्रव्य गुण रूप नहीं होता, दूसरे गुण रूप नहीं होता। एक द्रव्य का, वो बोलने में गलती हुई है, लेकिन फिर भी हाँ, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। एक गुण का रूप अन्य गुणों में पाया जाता है, पर ऐसा नहीं होता कि वो एक गुण दूसरे गुण, ज्ञान दर्शन रूप हो जाए या सुख रूप हो जाए, ऐसा नहीं है। सभी गुण स्वतंत्र रूप रहते हुए भी एक साथ रहते हैं, पर एक गुण की झलक अन्य गुणों में भी पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि अस्तित्व गुण की झलक सभी द्रव्य गुणों में पाई जाएगी। बस इतना बताइए, सामान्य हो गई कि विशेष हो गई? स्वरूप तो हो गया। हाँ, सामान्य ये है भी कि सामान्य में आ जाएगा, क्योंकि सभी द्रव्यों में रहेगा। और फिर सर्वदर्शित्व, ये तीन, ये तीन ही बता। 5 बोला ना। कोई बात नहीं, अभी मैंने तीन ही बोली थी, अभी मैंने तीन ही बोली थी। ठीक है। वीर्य शक्ति, क्योंकि स्वरूप, निवर्तन, सामर्थ्य, रूपा, ये सब द्रव्यों में पाया जाता है। और प्रभुत्व, देखो प्रभुत्व शक्ति क्या है, लगता था ऐसा कि जीव की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रभुत्व शक्ति का जो स्वरूप है, अखंडित स्वातंत्र शालित्व लक्षणा, अखंडित रूप से, अखंडित प्रताप जिसका है, ऐसे स्वतंत्र रूप से रहना। तो सब द्रव्य प्रभु हैं, सब द्रव्यों में प्रभुत्व नाम की शक्ति पाई जाती है। इसी तरह से हर द्रव्य के जो गुण है, एक गुण का रूप अन्य गुणों में पाया जाता है, ऐसी व्यापकता, विभुत्व, वो सब द्रव्यों में पाया जाता है। इसलिए वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति और विभुत्व शक्ति, तीनों शक्तियां कैसी हैं? सामान्य। ये 3 सामान्य थी, इसलिए वो 3 को लिया, वो 5 विशेष थी, इसलिए वो 5 का ग्रुप ले लिया था। अब आगे, सर्वदर्शित, सर्वज्ञत्व, स्वच्छत्व, प्रकाश। बोलिए निशान। ये चारों शक्तियां जीव की विशेष शक्तियां हैं। थोड़ा सा स्वरूप। सर्वदर्शित्व शक्ति में ये बताया गया है कि यह आत्मा सामान्य भाव से देखने रूप से परिणत होता है, सर्वदर्शित्व। और सर्वज्ञत्व में आ गया ना, सामान्य भाव से देखने रूप परिणत होता है, तो दृष्टि शक्ति में आ गया सर्वदर्शित्व। दृष्टि शक्ति में और सर्वदर्शित्व शक्ति में फिर क्या अंतर है? लोकालोक को सब इस आत्मा के, लोकालोक जरूर, मतलब सर्वदर्शित है ना। लोकालोक के समस्त पदार्थ, समस्त पदार्थ इस आत्मा के जानने में आते हैं, सर्वदर्शित्व। और सर्वज्ञत्व शक्ति में ये बताया गया है, एक्चुअली मैं बोल नहीं पा रही हूँ, आज घर से बाहर भी हूँ ना, ट्रेवल करके आई हूँ, पर ये चारों शक्तियां जीव की विशेष शक्ति हैं। ठीक है, बढ़िया। सर्वदर्शित शक्ति में सब गेज हल्के, सब यानी सब जो विश्व के समस्त पदार्थ हैं उनका सामान्य अवलोकन करना, वो सर्वदर्शित शक्ति है। और विश्व के जितने भी पदार्थ हैं उनको विशेष रूप से जानना। दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति में तो बस सामान्य अवलोकन और विशेष अवलोकन, ये इतना था। और यहाँ पर सब पदार्थों का, इसलिए विशेष अवलोकन सामान्य अवलोकन वाली बात तो है, लेकिन किसका? तो यहाँ सर्वदर्शित और सर्वज्ञ में सबका, ये यहाँ पर विशेष बताना है। तो ये जीव में ही होता है। और फिर स्वच्छत्व और प्रकाश, स्वच्छत्व शक्ति का क्या स्वरूप है? सब गेज हल्के ज्ञान में ऐसी रहे नित स्वच्छता, यानी आत्मा का ही ऐसा
स्वच्छ स्वभाव है कि लोकालोक के आकार उसमें झलकते हैं, जानने में आते हैं। तो ये भी जीव की विशेष शक्ति है, जानने रूप है। और प्रकाश शक्ति क्या कह रही है कि अपने नित स्वयं से स्वयं को प्रत्यक्ष कर आस्वादिता, ये स्वयं को भी जान सकता है। तो ये भी जानने वाली बात है, जानने वाली बात वो जीव में ही होती है। इसलिए ये चारों शक्तियां जीव की विशेष शक्तियां हैं। असंकुचित विकासत्व, अकार्य कारणत्व और परिणम्य परिणामत्व। क्या बात है, आप लोगों को 2 दिन मिल गए बताने के लिए, तैयार ही नहीं है जाकर बोलिए कन्हैया जी। ये सामान्य शक्तियां हैं। तीनों शक्तियां, हाँ, क्योंकि सबका अपनी पर्याय में परिपूर्ण रीति विकास होता है सभी द्रव्यों का। और और जाने स्वपर को, मतलब स्व और पर को, इसको विशेष ले सकते हैं। सकते हैं जाने स्वपर को, और स्वपर के नहीं, परमाता प्रमेय इसमें आएगा ना। हाँ, तो दूसरे द्रव्य प्रमेय होते हैं, इसलिए ये भी सामान्य। और अकार्य कारणत्व, पर से न इसमें कार्य, हाँ ये भी सामान्य है। कोई छह द्रव्य स्वतंत्र अपने कार्य के लिए। हाँ, अकार्य कारणत्व तो सामान्य, बाकी तो ठीक नहीं है आपका। बोलिए आभा जी। असंकुचित विकासत्व शक्ति विशेष शक्ति है। इसमें मेरे गुण पूर्ण रूप से विकसित हो सकते हैं, ये मेरी खुद की शक्ति है। हाँ, ये मैंने पढ़ाते समय बताया था कि ये जो गुणों का विकास है अन्य द्रव्यों में है ही नहीं। 4 द्रव्य तो है जैसे हैं, और पुद्गल में गुणों का विकास होके वो क्या होगा, यहाँ तो जीव का गुणों का विकास होके वो गुण के ज्ञान का विकास हुआ, केवल ज्ञान हो गया, केवल दर्शन हो गया, सुख और परिपूर्ण हो गया। अन्य द्रव्यों में इस तरह से कोई विकास वाली बात नहीं है। तो संकोच बिन पर्याय में परिपूर्ण रीति विकास हुई, केवल जीव की बात है। इसलिए ये विशेष शक्ति है। असंकुचित विकासत्व ये जीव की विशेष शक्ति है। अन्य गुणों में विकास होने की मतलब वो कोई बात ही नहीं है ना उनमें, अन्य द्रव्यों में इस तरह की। अकार्य कारणत्व वो सामान्य शक्ति है, क्योंकि कोई भी द्रव्य किसी का कारण नहीं है, किसी का कार्य नहीं है, ये सामान्य शक्ति है अकार्य कारणत्व। हाँ, और परिणाम में परिणाम करके बताइए आभा जी। पर स्व पर को मैं जान सकता हूँ, और स्व पर का मैं केवल जानने वाला हूँ, उसमें कुछ कर नहीं सकता। ये विशेष शक्ति है। परिणाम में परिणामकत्व शक्ति विशेष शक्ति है। बढ़िया। देखिए प्रमिला जी, परिणाम में परिणाम का तो शक्ति एक है, आधी आधी नहीं लेना है कि दूसरे द्रव्य जानने में आ रहे हैं तो दूसरे द्रव्य जानने में आ रहे हैं, वो भी प्रमेय है तो ये सामान्य। ये पूरी एक शक्ति है, परिणाम में परिणाम करते, मैं दूसरों के जानने में आऊं और मैं दूसरों को जानूं, ऐसी ऐसी इकट्ठी शक्ति वो केवल जीव में। अन्य द्रव्यों में केवल दूसरों को जानने, दूसरे के जानने में आए, इतनी ही शक्ति है। तो वो प्रमेय शक्ति, ये भी अपन ने पढ़ते समय चर्चा की थी। यहाँ प्रमेय शक्ति की बात नहीं है, यहाँ इकट्ठी ली है दोनों चीजें, कि मैं खुद भी जान सकूं और मैं जानने में आ भी सकूं। इसलिए ये भी जीव की विशेष शक्ति है। ठीक है, जो असंकुचित विकासत्व की जो ये दी है ना इन्होंने अमृतचंद्राचार्य ने, क्षेत्र और काल से अमर्यादित चिद विलासात्मक, ये उस समय भी ये शब्द बताया था आपको, इस पे हाईलाइट कराया था कि वो लगता ऐसा है हमको शब्द से अर्थ देखने में कि संकोच बिन विकास हो तो ये सामान्य गुण होगा, लेकिन अभी मैंने शुरू में भी कह दिया, यहाँ जो हम सामान्य विशेष डिवीजन कर रहे हैं, तो अमृतचंद्राचार्य ने इनकी जो व्याख्या की है उनके शब्दों के आधार पर सामान्य और विशेष उसका डिवीजन अपन कर रहे हैं। तो यहाँ जो चिद विलासात्मक शब्द दिया है, तो चैतन्य का विलास सभी द्रव्यों में होगा कि जीव में ही होगा, चैतन्य शब्द आ गया ना। एक तो ये पॉइंट है, मतलब एक तो उस आधार पे अपन ले रहे हैं आगम प्रमाण से, आचार्य के प्रमाण से, तो चिद विलास शब्द उन्होंने दिया है। और जो दूसरी जो अभी मैंने पहले बात की, लॉजिक से अपन देखें तो जो गुणों के विकास की बात है, अन्य द्रव्यों में ऐसे विकास की कोई बात ही नहीं है। उनके तो गुण 4 द्रव्यों के तो विकसित ही है, और पुद्गल के भी विकसित ही है, और उनको अलग से क्या विकास होना है जैसे है वो गुण। यहाँ तो गुणों में हीनता तो जीव में आई है ना,
और किसी द्रव्य में गुणों में हीनता नहीं आई है, तो यहाँ गुणों में हीनता आई, इसलिए यहाँ विकास की बात। ये जीव की विशेष शक्ति समझ में आ गई तीनों। असंकुचित विकासत्व, अकार्य कारणत्व और परिणम्य परिणामत्व। तो एक है विशेष, फिर एक है सामान्य और फिर एक है वापस विशेष। अब है आगे त्यागोपादान शून्यत्व, अगुरु लघुत्व, उत्पादव्यय, ध्रुवत्व और परिणाम। बोलिए नीलम बाबू। ये सब ना सामान्य है। कैसे है थोड़ा सा बताना पड़ेगा। ये शून्य तो जो ना तो कम है ना अधिक है। ये शून्य वो नहीं है, त्यागोपादान शून्य। त्यागोपादान शून्य तो शक्ति है ना, जो हाँ ना तो कम है ना कुछ अधिक है, ऐसी शक्ति से मैं खाली हूँ, बाहर से हाँ, कम कुछ अधिक ना नहीं अंदर से। है, मैं कुछ त्याग भी नहीं करता हूँ, कुछ ग्रहण भी नहीं हाँ करता। हाँ, ये केवल जीव में होता है क्या? नहीं ये सामान्य, ये सभी में होता है। ये आपको साथ में पूरा बताना पड़ेगा ना, सभी मुझे द्रव्य सभी गुण, कुछ नहीं आता, तो आपको समझाना है किसी को, तो कैसे समझाएंगे? ये सभी गुण द्रव्यों में होता है, ये सामान्य शक्ति है। हाँ, आगे और नेक्स्ट गुरु लघु। हाँ ये देख के बोल लीजिए, अब स्वरूप अगर याद नहीं है तो देख के बोल लीजिए। ये 6 स्थानों में मतलब हानि वृद्धि के कारण स्वरूप बना रहता है, वह आगुरु लघुत्व है। ये सामान्य शक्ति है और इसमें वो आपने बताया था कि अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग ठीक है, वृद्धि से। मतलब गुरु लघुत्व मतलब इस जो छठ स्थान प्रतिवृद्धि हानि होती है, इसके कारण जो द्रव्य है वो ना घटता है ना बढ़ता है। द्रव्य में कुछ कम नहीं होता, कुछ ज्यादा नहीं होता, घटता बढ़ता नहीं है, इसलिए ये भी एक सामान्य शक्ति है, सब में ऐसा होता है। आगे उत्पाद व ध्रुवत्व में मतलब ये मतलब ध्रुवता बनी रहती है, इसमें बदल कर भी नहीं बदलता है, ना ही बदल कर भी बदलता है, और क्रम से अक्रम रूप से भी परिवर्तता है ये, क्रम से भी और अक्रम रूप से भी परिवर्तता है। उत्पाद व उत्पन्न भी होता है, व्यय भी होता है, क्रमवर्ती होता है ये। एक पर्याय के बाद एक है, पर्याय। का लक्षण उसमें बताया गया है कि क्रम रूप से उत्पादव्य और अक्रम रूप से ध्रुव्य रूप से रहना, ये उसका लक्षण है। तो ये उत्पादव्य ध्रुवत्व शक्ति, ये भी सामान्य शक्ति है। और परिणाम शक्ति में भी उत्पाद व ध्रुव्य से सदृशता, विसदृशता, ये सब होता है। उत्पाद व ध्रुव्य सहित होता है, सदृश रूप वाली, विसदृश परिणाम वाली है ये। हाँ, जो एक परिणाम प्रमेय में है, उत्पाद व ध्रुवता एक वस्तु में एक रूपता है। परिणाम शक्ति है, उसका मतलब है कि अपने उत्पाद वैसे जो आलिंगित सदृश विसदृश एक रूप अस्तित्व में, यानी कि वो जो उत्पाद वह होने पर भी द्रव्य एक रूप बना हुआ है, उस सहित है, ऐसा वो जो परिणाम है वो प्रत्येक द्रव्य में हो रहा है। उत्पाद वह प्रत्येक द्रव्य में हो रहा है और फिर भी वो उस रूप से परिणमित होकर एक रूप रह रहा है, वो भी प्रत्येक द्रव्य में हो रहा है, इसलिए ये सामान्य शक्ति है। बोलिए पूर्णिमा जी। ये चारों शक्तियां सामान्य बताई हैं अपन ने। तो जैसे प्रत्येक द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण है, मात्र जीव द्रव्य की अपेक्षा नहीं, सभी द्रव्यों की अपेक्षा है। तो प्रत्येक द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण है, इसलिए उसको ना तो कभी कुछ ग्रहण करना किसी से, ना कहीं से कुछ लाना है। और फिर उसमें हानि वृद्धि रूप से कभी घटा बड़ा होता होने पर भी वैसा का वैसा ही रहता है द्रव्य। तो अगुरु लघु तो शक्ति बता दी। और परिणामन तो प्रति समय हो रहा है पर्याय का। उत्पाद व्यय होने पर भी ध्रुवता बनी रहनी है, उत्पाद व्यय ध्रुव शक्ति बता रही है। इसी तरह से परिणाम शक्ति में भी यही बताया, उत्पाद व्यय तो हो रहा है मगर ध्रुव वैसा सामान्य विशेष रूप जैसा है वैसा का वैसा बना रहे। तो ये द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण होने के कारण चारों शक्तियां सामान्य रूप से आ जाएगी प्रत्येक द्रव्य की। बढ़िया, बहुत अच्छा कि प्रत्येक द्रव्य अपने में परिपूर्ण है और ये चारों शक्तियां उसी बात को बता रही है। बहुत सुंदर। आगे 20वीं अमूर्तत्व शक्ति, अकर्तृत्व शक्ति, अभोक्तृत्व शक्ति। 3 शक्तियां, अमूर्तत्व, अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व। बोलिए कविता जी। अमूर्त शक्ति में ये आत्मा के प्रदेश कर्म बंधन से रहित है, तो ये सामान्य शक्ति है। सामान्य शक्ति है, आपने नहीं, स्वरूप आत्मा नहीं, विशेष शक्ति है। ये आत्मा के प्रदेश कर्म बंधन से रहित है और इसमें रस गंध वर्ण स्पर्श नहीं होता आत्मा में।
और दूसरा अकर्तव्य शक्ति है, ये विशेष शक्ति है, क्यों है विशेष? क्योंकि इसमें मोह राग द्वेष के रागादिक भावों का अकर्तृत्व नहीं होता, रागादिक भाव नहीं होते। रागादि भावों का कर्तृत्व नहीं होता। हाँ, कर्तृत्व नहीं है। और बढ़िया। उपभोक्ति में है ना, रागादि भावों का उपभोक्ता नहीं होता वो। हाँ, इसलिए अब बहुत बहुत बढ़िया। अमूर्तत्व, अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व, ये तीनों शक्तियां कैसी हैं? तीनों शक्तियां विशेष शक्तियां हैं। अमूर्तत्व शक्ति में यद्यपि ऐसा लगता है अमूर्त तो अन्य द्रव्य भी हैं, लेकिन यहाँ जो स्वरूप दिया है ना अमूर्तत्व का, तो कर्म बंधन व्यपगम व्यंजित, कर्म बंधन के कारण जो स्पर्श रस गंध वर्ण इसमें होते हैं, जो इसका स्वरूप दिया है, कर्म बंध व्यपगम व्यंजित सहज स्पर्श आदि शून्य आत्म प्रदेशात्मिका, कर्म बंध के अभाव से व्यक्त सहज स्पर्श आदि शून्य जो आत्म प्रदेश है, वो ऐसी अमूर्तत्व शक्ति है। तो कर्म बंधन से रहित पना ये धर्म आकाश काल में नहीं होता। कर्म बंधन से रहित पने के कारण जो स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, ऐसा अमूर्तपना वो जीव में ही होता है। इसलिए इसको अमूर्तत्व शक्ति को हमने विशेष शक्ति में लिया है। और अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व शक्ति केवल शब्दों से अर्थ देखते हैं तो हमको सामान्य लगती है, लेकिन वहां जो उसका भाव दिया है, तो वहां रागादि भावों का अकर्ता और अभोक्तापना उसमें दिया है कि सकल कर्मकृत विज्ञातृत्व मात्र अतिरिक्त परिणाम करण उपरमात्मिका, कर्म के उदय से जो हो रहे हैं, तो कर्म के उदय से किस द्रव्य में होते हैं परिणाम? कर्म के उदय से जो परिणाम हो रहे हैं वो सब जीव में ही होते हैं। धर्म आकाश काल में तो कर्म के उदय की बात है नहीं। इसलिए जो अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व शक्ति है, ये भी विशेष शक्ति के अंतर्गत ली है। अब है निष्क्रियत्व, नियत प्रदेशत्व और स्वधर्म व्यापकत्व, तीन शक्ति। बोली रेणु जी। मैम, निष्क्रियत्व तो साधारण शक्ति होगी और नियत प्रदेशत्व भी साधारण शक्ति होगी और स्वधर्म व्यापकत्व विशेष शक्ति होगी। कारण सहित उत्तर दीजिए। तो जो प्रदेश होते हैं जो सब द्रव्य के तो वो तो मतलब निष्कंप ही रहते हैं। मतलब मैं तो पद्यानुवाद के अनुसार बोल रही हूँ और सारे पद्यानुवाद के अनुसार अर्थ नहीं करना है। अच्छा, जो नियत प्रदेशत्व है जो सब मतलब द्रव्य के जो असंख्यात मतलब सब निश्चित प्रदेश है, वो मतलब कम ज्यादा नहीं है, सब द्रव्यों में है। ये जो सब द्रव्यों के जो प्रदेश है वो निश्चित ही है। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश है जो लोकाकाश के अनुसार। ठीक है, रुकिए, आपने जो उसको विभाजन किया ना वही ठीक नहीं है, तो आप जो लॉजिक कारण दे रहे हैं वो भी ठीक नहीं है, और आपने पद्यानुवाद के आधार पे किया है ना, तो पद्यानुवाद तो भावात्मक रूप से किया है, पद्यानुवाद में बहुत ज्यादा जगह नहीं होती है ना, इसलिए वो विभाजन ठीक नहीं आ रहा आपका। कौन बताएंगे? और सुलोचना मैम। निष्क्रियत्व वाली तो विशेष हो जाएगी क्योंकि योगों के अभाव को यहाँ पे लिया गया है। हाँ, तो उस अपेक्षा निष्क्रिय है, मतलब निष्कंप है आत्मा। और उसमें भी योगों का क्या है ना, कर्मों के अभाव से होने वाली अलग आत्म प्रदेशों की निष्पन्नता, वहां जो शब्द लिए हैं, सकल कर्मों के अभाव से होने वाली आत्म प्रदेशों की निष्पन्नता का नाम निष्क्रियत्व शक्ति है। तो सकल कर्मों के अभाव से जो निष्क्रियत्व है, अन्य द्रव्यों के प्रदेश निष्क्रिय हैं, आपने कहा, सही बात है, अच्छी बात है कि वो भी निष्क्रिय हैं, लेकिन वहां वो कर्मों के अभाव से निष्क्रिय नहीं हुए हैं, वो तो अनादि अनंत निष्क्रिय ही हैं, उनके प्रदेशों में कंपन होने वाली वो चीज नहीं है। लेकिन यहाँ जीव के अभी संसार दशा में कंपन हो रहा था कर्मों के उदय से, योग सहित दशा थी, और अब वो निष्क्रिय, ये अब शक्ति, ये शक्ति की व्यक्ति होगी कि ये निष्कंप रहे। कंपन हो रहा है, कंपन हो रहा है, वो अच्छी बात नहीं है। यद्यपि वो लॉजिक आपका अच्छा है कि सब द्रव्यों के प्रदेश निष्क्रिय रहते हैं, लेकिन यहाँ जो कारण दिया है ना कि कर्मों के अभाव से जो शक्ति है निष्कंप रहना, इस अपेक्षा से हमने इसको विशेष शक्ति में लिया है। अगर हम इसको नहीं देखेंगे, सामान्य वैसे देखेंगे तो ले सकते हैं, लेकिन हमने आधार बनाया है अमृत चंद्राचार्य को, तो उन्होंने जो स्वरूप दिया उस आधार।
निष्क्रिय स्वभावी, स्वभाव से तो आत्मा के प्रदेश निष्कंप रूप रहेंगे, मतलब स्थिर रहेंगे, एक जैसे जैसे के हैं, पर पर्याय में उनका बदलना होता रहता है ना। तो निष्क्रिय स्वभावी आत्मा निष्कंप स्वभाव में, भले परिणमन हो रहा, हलन चलन हो रही उनमें, कंपन रूप हो रही क्रिया, उसके बाद भी स्वभाव से आत्मा निष्कंप ही है, ऐसा बता रही है शक्ति। हाँ, तो स्वभाव से तो यानी सभी द्रव्यों के प्रदेश निष्क्रिय ही हैं। जैसे यहाँ अपना स्वभाव निष्क्रिय रहना है ना आत्मा का, वैसे ही धर्म आकाश काल पुद्गल उन सब के भी प्रदेशों का स्वभाव निष्पन्द रूप से रहना है, निष्क्रिय रूप से रहना है। तो उनके तो निष्क्रिय रूप से ही रहते हैं, इसलिए यहाँ उनकी बात नहीं की। यहाँ फिर जीव की बात की कि जो अभी जो सक्रियता आ रही है, जो कंपन आ रहा है, वो कर्मों के उदय से हो रहा है। तो कर्मों के उदय से रहित होकर और निष्क्रिय रूप से रहना, ऐसी शक्ति वो आत्मा में यहाँ बताई गई है, इसलिए विशेष में भी हम कारण, इसलिए हम इसको विशेष में ले रहे हैं। बोलिए आगे। नियत प्रदेशत सुलोचना भाभी। नियत प्रदेश तो सामान्य शक्ति होगी कि सभी द्रव्यों के प्रदेश नियत ही है, निश्चित है। इसमें भी वही मतलब अगर हमने जो बेस बनाया ना, हमने जो बेस बनाया वो अमृतचंद्राचार्य को बनाया, तो केवल शब्द से अगर अर्थ अपन निकाल रहे हैं कि सभी द्रव्यों के प्रदेश नियत ही है, निश्चित ही है, तो उस आधार पे सामान्य लेते हैं। लेकिन यहाँ जो दिया है कि संसार अवस्था में संकोच विस्तार से लक्षित और सिद्ध अवस्था में चरम शरीर से किंचित न्यून परिमाण लोकाकाश के प्रदेशों की संख्या के समान असंख्यात प्रदेश वाला आत्मा का अवयव है लक्षण, जिसका वह नियत प्रदेशत्व शक्ति है। या तो आत्मा अवयवत्व लक्षणा ऐसा शब्द दिया है, तो इस आधार पे इसको विशेष शक्ति मिली है। ये आत्मा की विशेष शक्ति कही है कि संसार दशा में संकोच विस्तार होता है, सिद्ध दशा में किंचित न्यून परिणाम रहता है, लेकिन वो संकोच विस्तार दशा में रहने पर भी घटते बढ़ते नहीं है, और सिद्ध दशा में भी किंचित न्यून परिमाण रूप से रहने पर भी वो है असंख्यात, जितने हैं उतने ही वो रहते हैं। अन्य द्रव्यों में इस तरह से संकोच विस्तार होता भी नहीं है। उद्गलों में वो स्कंद रूप होना वो एक अलग टाइप से होता है, जीव में एक ही जीव में संकोच विस्तार होता है। बाकी धर्म आकाश काल में तो कुछ इस तरह की स्थितियां है ही नहीं, तो वहां कुछ होता ही नहीं है, इसलिए इसको हमने विशेष शक्ति में लिया है। मेरा रह गया था स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। हाँ, ये विशेष शक्ति है, ये जीव की शक्ति है, क्योंकि ये जीव में ही जो गुण होते हैं, चारित्र दर्शन ज्ञान सुख, जीव में ही व्याप्ति है, जीव में ही रहते हैं, अन्य द्रव्यों में नहीं रहेंगे। सही है। स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, इसको भी, ये तीनों शक्तियां ऐसी हैं कि इनको अगर शब्दों से लें तो वो ऐसा लगता है कि चारित्र दर्शन तो मैम विशेष ही होना चाहिए, तो जीव के ही गुण है। यहाँ पर जो इसको लिया है ना, तो जो आत्मा है वो, देखो इसका जो स्वरूप दिया है ना स्वधर्म व्यापकत्व का, स्वधर्म व्यापकत्व का स्वरूप दिया है सब शरीरों में एक रूप रहने वाली, सब शरीरों में एक रूप रहने वाली वो स्वधर्म व्यापकत्व है। सब शरीरों में एक रूप मतलब कि अनादिकाल से आत्मा अनंत शरीरों में रहा है, अनादिकाल से अनंत शरीरों में रहा है, फिर भी वो आत्मा उनमें व्यापक नहीं रहा हुआ, अपने गुण धर्मों में व्यापक हुआ है। जो आप लॉजिक दे रहे हो ना, उससे तो वो सामान्य शक्ति सिद्ध हो रही है। मतलब अगर हम ऐसे देखेंगे ना खाली स्वधर्म व्यापकत्व बना, तो सब द्रव्यों के सब गुण वो विभुत्व शक्ति में ले लिया था, ये तब भी अपन ने बात की कि सब द्रव्यों के सब गुण एक दूसरे में व्याप्त होकर रहते हैं। विभुत्व शक्ति किस में ली अपन ने? सामान्य में ली कि विशेष में ली? सामान्य शक्ति में लिए ना, तो वो विभुत्व शक्ति में आ गया कि सब द्रव्यों के सब गुण एक दूसरे में व्याप्त होकर, सब द्रव्यों के मतलब अपने अपने द्रव्य, पुद्गल के गुण पुद्गल के सब गुणों में व्याप्त होकर रहेंगे, एक गुण धर्म द्रव्य का एक गुण उसके अन्य गुणों में व्याप्त होकर रहेगा, ये विभुत्व शक्ति में आ गया। यहाँ स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति में क्या बता रहे हैं कि सर्व अनेक प्रकार के शरीरों में रहने पर भी जीव अनादिकाल से अनेक प्रकार के शरीरों में रहा, लेकिन अनेक प्रकार के शरीरों में रहने पर भी वो शरीर में व्यापक नहीं हुआ, शरीर में व्याप्त नहीं हुआ, वो अपने गुण धर्मों में ही व्याप्त रहा।
ज्ञान दर्शन आदि में नित्य व्याप्त है। ये जो कह रहे हैं ना, इसलिए आप विशेष बता रहे हो, बात सही है, लेकिन लॉजिक इसमें ये है क्योंकि वो सब शरीरों में होने पर भी, सब शरीरों में रहने पर भी शरीरों में व्याप्त नहीं हुआ, अपने ज्ञान दर्शन आदि गुणों में ही व्याप्त हुआ। इसलिए ये स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति ये विशेष शक्ति है। बोलिए। और मैंने कोई आपकी काटनी की है? मैं तो नहीं मैम, काटने में समझना चाह रही हूँ कि जैसे ये है तो जीव की शक्ति ना, जीव के अलावा तो अन्य कोई द्रव्य में शक्ति है नहीं, चारित्र दर्शन ज्ञान सुख में, ये समझना चाह रही हूँ। आपकी बात कैसे काट सकती हूँ? दर्शन नहीं, मेरी बात नहीं काट रही है मैं। चारित्र दर्शन शब्द दिया है वो तो जीव की बात कर रहे हैं ना, इसलिए। लेकिन हाँ ऐसे कह सकते हैं स्पर्श रस गंध वर्ण में व्याप्त हो पुद्गल द्रव, तो स्वधर्म व्यापक होगा कि नहीं होगा? जब जीव की कहेंगे तो चाहे दर्शन ज्ञान सुख कहेंगे। वो तो इसीलिए मैंने पहले कह दिया, पद्यानुवाद में तो शॉर्ट में बात कही गई है। और हर द्रव्य के धर्म की बात होगी, हर द्रव्य के धर्म की बात होगी। हाँ, तो समझ गई। लेकिन सामान्य शक्ति में नहीं ले रहे हैं इसको। अगर केवल इतना इस तरह से अर्थ देखेंगे ना कि भी चाहे दर्शन ज्ञान में व्याप्त है आत्मा, तो ऐसे स्पर्श रसगंध वर्ण में आत्मा पुद्गल व्याप्त है, तो वो उस तरह से नहीं ले रहे हैं अपन इसको। वो तो स्वरूप आ गया विभुत्व शक्ति में, वो जो व्याप्त होने वाला स्वरूप है ना, वो तो विभुत्व शक्ति में आ गया। यहाँ क्या कह रहे हैं? स्वधर्म व्यापकत्व, कि जीव अनेक शरीरों में रहा हुआ होने पर भी शरीरों में व्याप्त नहीं हुआ, अपने चाहे दर्शन ज्ञान आदि गुणों में ही व्याप्त होता है। ये स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति का स्वरूप है, इसलिए इसको हमने विशेष शक्ति में लिया है। अब आगे साधारण असाधारण, साधारण असाधारण धर्मत्व, अनंत धर्मत्व, विरुद्ध धर्मत्व, तत्व तत्व इतनी लेते हैं विरुद्ध धर्मत्व तक। आपको बताना है रेखा जी? ये नियत प्रदेश शक्ति सामान्य है दीदी या विशेष है? विशेष, नियत प्रदेशत्व विशेष में। और ये त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति? त्यागोपादान शून्यत्व सामान्य शक्ति में। हाँ, चलिए अब ज्यादा अपने पास समय नहीं है व्याख्या करने का, बोलिए निशान। ये जो साधारण असाधारण, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति, ये जीव की विशेष शक्ति है। क्यों है? जीव में साधारण शक्तियां भी है, असाधारण शक्तियां भी है, और साधारण असाधारण शक्तियां भी है। जैसे सामान्य रूप से इसे अस्तित्व गुण जीव में है। क्योंकि अपने पास ज्यादा समय नहीं ना, फिर आप बोलेंगे उसके बाद फिर सारा मुझे बताना पड़ेगा। विशेष शक्ति नहीं है, विशेष शक्ति नहीं है, ये पढ़ते समय अपन ने देख लिया था। क्योंकि सब द्रव्यों में तीनों तरह के गुण पाए जाते हैं। जैसे जीव में तो अपने को पता ही है, गति हेतुत्व, ये किस द्रव्य का विशेष गुण है? धर्म द्रव्य में गति हेतुत्व विशेष गुण है। धर्म द्रव्य में अस्तित्व गुण है, अस्तित्व गुण भी है, तो सामान्य गुण भी है उसमें, विशेष गुण भी है। और धर्म द्रव्य अमूर्तिक है कि नहीं है? तो अमूर्तिकपना कैसा है? सामान्य है कि विशेष है? साधारण असाधारण है। तो धर्म द्रव्यों में तीनों प्रकार के गुण पाए गए कि नहीं पाए गए? ऐसे ही पुद्गल में, ये तब भी लगाए थे, पुद्गल में तीनों प्रकार के गुण पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे? अस्तित्व गुण है सामान्य, स्पर्श रस गंध वर्ण है विशेष, और अरूपीपना, अरूपी नहीं सॉरी, जड़पना, जड़पना अचेतनपना, ये जो है पुद्गल में अचेतनपना, ये सामान्य गुण है विशेष गुण है कि तीसरा है? सामान्य विशेष। अचेतनपना ये साधारण असाधारण है, अकेला पुद्गल अचेतन नहीं है, धर्म धर्म आकाश काल भी अचेतन है। तो इस तरह से आप सब द्रव्यों में लगाएंगे ना, तो सब में तीन प्रकार के गुण पाए जाएंगे। इसलिए 26वीं जो शक्ति है वो सामान्य शक्ति है। अनंत धर्मत्व और विरुद्ध धर्मत्व, सब द्रव्यों में अनंत धर्म पाए जाते हैं, सब द्रव्यों में ही परस्पर विरोधी धर्म भी पाए जाते हैं, इसलिए ये सामान्य शक्ति है। तत्व अतत्व एकत्व अनेकत्व, ये भी सामान्य शक्तियां हैं। सब द्रव्य उस रूप, तत्व शक्ति है क्या स्वरूप है? कि उस रूप रहना, परिणमित होना, अपने रूप परिणमित होना और अन्य रूप परिणमित नहीं होना, अतत्व शक्ति।
तो सब द्रव्य अपने रूप से परिणमित होते हैं, अन्य द्रव्य रूप से परिणमित नहीं होते। सब द्रव्य एक रूप से रहते हैं अपने गुण पर्यायों में व्याप्त होते हुए, और एकत्व शक्ति और एक रूप से रहने पर भी अपने गुण पर्याय रूप में व्याप्त हैं, तो अनेक रूप होते हैं। तो ये भी सामान्य शक्ति है, सब द्रव्यों में पाई जाती है। कौन कौन सी? तत्व शक्ति, अतत्व शक्ति, एकत्व शक्ति और अनेकत्व शक्ति। इसके बाद में भाव अभाव आदि 6 शक्तियां अपन ने तभी चर्चा कर ली थी। सामान्य शक्तियां हैं, सब द्रव्यों में ये 6 शक्तियां पाई जाती हैं, सब द्रव्यों की परिणमन व्यवस्था को नियमित करती हैं। और इसके बाद में 41 से लेके 47 तक, 41 से 46 तक नहीं, 2 रह गई बीच में, भाव शक्ति और क्रिया शक्ति 39वीं और 40वीं। इसको भी हमने किस में लिया था? अमृत चंद्राचार्य ने जो इसकी व्याख्या दी है उस आधार पे ये सामान्य शक्तियों के अंतर्गत इसमें अपन ने लिया था कि जो भी क्रिया होती है वो कारकों से निरपेक्ष है, होती है, भवन मात्रमयी, ये भाव शक्ति है। और जो भी क्रिया होती है वो कारकों के अनुसार होती है, मतलब की गई है, तो वो क्रिया शक्ति। इस तरह से इनको सामान्य शक्तियों में लिया था, पर जो उसका स्वरूप अपन समझ रहे थे तो जीव की अपेक्षा से उसमें राग आदि और निर्मल पर्यायों को लेके समझ रहे थे, लेकिन सामान्य शक्ति के अंतर्गत इसको अपन ले रहे हैं। भाव शक्ति 39वीं और 40वीं। फिर 41 से लेके 46 तक की कारक संबंधी शक्तियां हैं। सब द्रव्यों में जो परिणमन होता है उसमें वो कारक लागू पड़ते हैं, स्वयं अपने अपने अभिन्न षट कारक। तो इसलिए ये सामान्य शक्तियां, और संबंध शक्ति भी सामान्य शक्ति है, क्योंकि नहीं अन्य कोई मतलब स्वयं स्वामी संबंध, किसी द्रव्य का कोई संबंध बनता है, किसी द्रव्य का कोई स्वामी होता है, मालिक होता है, तो कौन? वस्तु की मालिक वस्तु है, तुम क्यों मालिक बनते जाते हो, एक है इस तरह का काव्य। वस्तु की मालिक कौन है? वस्तु की मालिक वस्तु ही है, तो उसका स्वामी, उसका स्व स्वामी संबंध हर वस्तु का अपने साथ में है। तो ये सब शक्तियां, जो लास्ट की सारी शक्तियां हैं, ये सब सामान्य शक्तियां हैं। इस तरह से 47 शक्तियों में 30 शक्तियां सामान्य। अब आप लोग देख लेना, मैं टोटल आपको बता देती हूँ। 30 शक्तियां सामान्य निकाली हमने। कुछ 1-2 शक्तियों में अपेक्षा हो सकती है कि हम कोई अपेक्षा, लेकिन यहाँ हमने आधार बनाया अमृत चंद्राचार्य को, उस आधार पे हमने विभाजन किया है। तो 30 शक्तियां सामान्य है और 17 शक्तियां इनमें विशेष शक्तियां हैं। लिख के रखिएगा जरूर, क्योंकि स्मृति में से विस्मृत हो जाता है, फिर खुद को ही कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है, कौन सी है, कौन सी सामान्य है, कौन सी विशेष है। तो लिख के रखिएगा जरूर नाम से। इस तरह से ये शक्तियों की चर्चा वास्तव में देखा जाए तो अब ये जो हमने विभाजन कर दिया सामान्य विशेष का, लेकिन ये जिस प्रकरण में, जिस ग्रंथ में जहां इन शक्तियों का वर्णन दिया गया है और जो समझ रहा है वो ये शक्तियां किसकी बताई गई हैं, ये जीव की। अच्छा, सब द्रव्यों में भी जो पाई जाती है ना, सब द्रव्यों में भी पाई जा रही है, 30 शक्तियां सब द्रव्यों में पाई जा रही है, फिर भी जो मुझ में पाई जाएगी वो तो मेरी ही होगी ना, मेरा अस्तित्व मेरा ही है। इसलिए वास्तव में हर शक्ति विशेष है, हर शक्ति वास्तव में विशेष है। मतलब अपने उसके लिए अपन देखें कि होगी सबकी सब में, लेकिन जो मेरी है वो तो मेरी है, मेरी शक्ति तो किसी में नहीं पाई जाएगी ना, मेरी शक्ति तो मुझ में ही है। इसलिए अपनी, जब अपनीपन की बात आएगी तो सारी शक्तियां वो विशेष हैं, और जीव की मुख्यता से कही गई हैं। जीव विशेष है, अपने आप में विशेष है। कल तो उसमें पढ़ा था अपन ने कि जीव सब तत्वों में परम तत्व, जीव ही उत्तम तत्व है। तो जीव अपने आप में विशेष है, इसलिए जीव की शक्तियां, तो सब शक्तियां वास्तव में विशेष, या विशेष का मतलब स्पेशल है, कुछ एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो इन शक्तियों को समझकर और हम अपनी शक्तियों को पहचान कर उसको प्रकट करें पर्याय में, इसी भावना से शक्तियों का प्रकरण पूरा होता है। और कल थोड़ा मुझे टाइम का इशू है, तो एक ही क्लास रखेंगे, तो तत्वार सूत्र की रखेंगे, और वो भी जल्दी रखेंगे, मतलब 2:30 बजे नहीं बैठ पाऊंगी मैं, तो जल्दी रखेंगे। अब जल्दी में ये है कि 1 से 2 में यदि आप लोगों को दिक्कत होती हो तो उससे पहले कर लें, तो 12:30 से 1:15 बजे तक ऐसे रख लें।
तत्वार सूत्र की क्लास, क्योंकि उससे पहले रत्नकरण की लेनी पड़ेगी तो फिर वो और जल्दी हो जाएगी, फिर उसके बाद 2 से 4 मुझे दूसरी जगह बैठना है तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो रत्नकरण शाखाचार्य की आज अपना पूरा भी हो गया है, तो कल छुट्टी रखेंगे। परसों वो जो परिशिष्ट में बाकी सब दिया है रीडिंग ही करेंगे अब उसके अपन, अब व्याख्या नहीं कर, व्याख्या करेंगे तो 1-2 महीने और लग जाएंगे उसमें। फिर मंडे से अपन चौथा अधिकार चालू करेंगे। बोलिए प्रमिला जी। इनको द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा भी घटाया जा सकता है, द्रव्यत्व गुण घटाया जा पर्याय। सकता है, अनेक मतलब इसमें और भी कर सकते हैं, काफी इसमें चीजें, और अभी अपने पास समय नहीं है। अगर होगा आप करके आइएगा आप लोग, तो अपन परसों कर लेंगे थोड़ी सी चर्चा और, है ना। और जो भी इसमें अपेक्षाएं ली जा सकती हैं वो अपन कर लेंगे। काफी है अपेक्षाएं तो, शक्तियों पे पूरी गोष्ठी हुई थी 2-3 साल पहले, और काफी उसमें विषय मतलब अलग अलग तरह से किए गए थे। बोलिए आशा आंटी। सामान्य शक्तियां भी मेरी है और विशेष शक्तियां भी मेरी, सामान्य भी मुझ में है ही सारी, और विशेष तो विशेष है ही, तो फिर 47 की 47 पूरी मेरे में है कायदे से तो। लेकिन इसमें हिसाब से 47 तो पूरी है, सामान्य हो या विशेष हो, है तो पूरी हमारी तो खाली सैंपल दिखाया है, अनंत है। हमारी तो पूरी है। हाँ, बिल्कुल। बोलिए रेखा। मैम मेरे को ये डिटेल कहाँ से मिलेगी इन शक्तियों के बारे में, डिटेल की वाली किताब? इसमें तो कुछ नहीं दिया हुआ। ग्रुप में पीडीएफ सेंड, और तो में प्रवचन है गुरुदेव के आत्म प्रसिद्धि के नाम से, आप मेरे को पीडीएफ मिलेगी तो मैं डाल दूंगी, बहुत अच्छी इतनी मोटी बुक है प्रवचन। प्लीज हमको ये इसकी डिटेल डाल दीजिएगा शक्तियों की। ठीक है, किस आप उसमें डालेंगे जूम पाठशाला में? हाँ, या तो टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगी, मिल लेनी चाहिए मुझे, पीडीएफ होनी चाहिए तो डाल पाऊंगी, अगर उसकी पीडीएफ होगी तो डाल दूंगी। वो डिटेल अभी पूरा अच्छे से समझ नहीं आया हमको, थोड़ा समझना है, कई क्लास मिस हो गई थी इसलिए। कविता जी। मैम जैसे आपने बोला जीव के लिए, तो अमृतचंद आचार्य के अकॉर्डिंग भी ये विशेष शक्तियों में ही आनी चाहिए ना वैसे सारी? सारी विशेष है उनके हिसाब से, सारी विशेष है, उन्होंने जीव का ही वर्णन किया, तो उसमें से भी हमने फिर सामान्य निकाल ली है कि फिर भी कौन सी सारे द्रव्यों में लागू पड़ जाएगी, ऐसा करके उन्होंने तो विशेष ही लिखी। उन्होंने तो कहा ही है कि मैं जीव की शक्तियों का वर्णन करती हूँ, जीव की ही बात थी वास्तव में। चलिए।